अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ज़ेनोमेटिक्स। आज हम आपके लिए लाए हैं अपना एक नया सेगमेंट जिसका नाम है इन्फॉर्मेटिक्स। सो इन दिस सेक्शन सर ज़ैन विल बी प्रोवाइडिंग आंसर्स टू सम ऑफ योर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हिज years of experience on how he has interacted with his students and seen them grow. So I hope that this video will be beneficial for you. Please subscribe to our channel so that you can stay up to date with more similar videos. आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो O levels, A levels में हैं and they have these queries which we will be addressing to shortly. अस्सलाम वालेकुम सर ज़ैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गुलाब? अल्लाह का शुक्र सर ज़ैन। अच्छा सर ज़ैन, फिर लेट्स गेट टू इट देन। श्योर। अच्छा सर ज़ैन, तो आज का जो हमारा क्वेश्चंस का डोमेन है ना, वो बेसिकली हमने A levels के स्टूडेंट से ना थ्रू अ पोल क्वेश्चंस गैदर किए थे। सही। तो दिस इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स करियर एडवाइस एंड व्हाट दे वांट टू डू इन यूनिवर्सिटी एंड सो फोर्थ। सही है। तो सर ज़ैन, जो सबसे बर्निंग क्वेश्चन है वो है, एज यू नो हर कोई CS करना चाहता है, राइट? बिल्कुल सही। तो इस वक्त जो A levels के बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन होता है ना, वो ये होता है फॉर पीपल गोइंग इनटू A levels कि हम क्या सब्जेक्ट्स रखें A levels में CS में जाने के लिए। अच्छा, अब CS के लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया हमें ये देखना होता है कि एसेंशियल कॉम्बिनेशन क्या है, एसेंशियल स्ट्रेंथ्स क्या रिक्वायर्ड है फील्ड के लिए। तो वो तो एसेंशली तो जो रिक्वायर्ड है वो दो फील्ड्स रिक्वायर्ड है आपको। आपका फिजिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए और आपका मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स तो आपको कोर वो 2-3 साल उन्होंने मैथ्स भी साथ साथ पढ़ाना है। सो वन थिंग इज कि आपको मैथ्स बहुत अच्छा आपको होना चाहिए। तो मैथ्स नंबर 1 आके आपने रखना है। नंबर 2, आपने A levels मैथ्स के अंदर आपने एक्सेल भी बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है। तो मैथ्स और फिजिक्स तो हो गया, आपके कोर कंपल्सरी हो गए। अब बात आ जाती है कि क्या CS रखना चाहिए A levels में या नहीं रखना चाहिए। अब एक्सप्लिसिटली किसी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट या रिकमेंडेशन नहीं है कि आप CS पहले से पढ़ के आओ हमारे कोर्स में। तो और यूनिवर्सिटीज जनरली पहला CS 100 का कोर्स आपको खुद साथ करवाती हैं, जिसमें वो अपनी बेसिक्स और अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज जो शुरू में उन्होंने करवानी होती है वो आपको साथ साथ करवाती हैं, ठीक है। आप खुद भी लम से कर रहे हो, सही है। तो वहाँ पे भी CS 100 उन्होंने शुरू, आपने भी CS पहले नहीं लिया हुआ था ना? हाँ, सही है ना। तो CS का जनरली जो फ्रेमवर्क है वो इसी तरह शुरू होता है कि वो पहले से आपको कुछ भी प्री रिक्विजिट नहीं है कि आप पढ़ के आओ, ठीक है। स्टिल अगर आप चाहते हो कि आपका कुछ फाउंडेशन बिल्डअप हुआ हो और आपका इंटरेस्ट है और अगर आपको लगता है कि आपका उसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हैंड ऑलरेडी है तो उसको यूज करने में कोई हर्ज नहीं है। इट्स ओके, यू शुड कीप इट और आप रख के उसमें एक अच्छा ग्रेड निकाल सकते हो। अगर आप एडवांस में अपनी कुछ बेसिक्स डेवलप कर सकते हो तो आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, ठीक है। एंड एडिंग ऑन टू दैट, सिंस मैं CS पढ़ा भी रहा हूं एंड आई केम इनटू CS इन लम्स विदाउट हैविंग टेकन CS, तो आई कैन वाउच फॉर इट कि आपको डिसएडवांटेज नहीं होता। यू आर सिर्फ साइकोलॉजिकल एक डिसएडवांटेज होता है आपके पीयर्स के साथ, बट एट द सेम टाइम वही जो आपने बात की, बिकॉज A level CS बहुत सारे टॉपिक्स को ना हल्का हल्का टच करता है। बिल्कुल। तो यूनिवर्सिटी आके आपको ये होगा कि ओ आई हैव read this name somewhere, I've seen it somewhere, I've seen it somewhere, but that is it. अच्छा सर ज़ैन, why did you say कि फिजिक्स जरूरी है? अच्छा, फिजिक्स इसलिए ज़रूरी है कि बेसिकली CS का जो आगे जाके काम है ना, तो CS बेसिकली आपको इट्स नॉट जस्ट लर्निंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स एसेंशियली बेसिकली आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अब आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स हमने आपको जिंदगी में 2 ही सिखाए हैं, एक फिजिक्स सिखाया और एक मैथ सिखाया है। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप एक गेम या कुछ एक छोटी सी चीज डेवलप कर रहे हो जिसमें एक बॉल ने किक होना है और एक पैराबोलिक पाथ के ऊपर जाके गिरना है, तो अब CS प्रोग्रामर ये तो बड़े प्यार से राइट कर सकता है कि अच्छा इसने ऐसे करना है, लेकिन उसके जो पीछे का प्रॉब्लम है वो तो फिजिक्स सॉल्व करेगी ना। उसके पीछे इक्वेशन क्या लगेगी, वो किस पैरामीटर के थ्रू मेजर होगा कि उसने कितनी हाइट के ऊपर और कितनी देर के ऊपर कहां जाना है, तो वो फिजिक्स सॉल्व कर रही होती है। तो आई थिंक फिजिक्स का नॉलेज आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। एसेंशियली मैथ्स भी यही कर रहा होता है, ठीक है ना। मैथ्स और फिजिक्स आपको दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको हेल्प कर रहे होते हैं। प्लस आई थिंक कोर कोर्सेज भी चाहिए होते हैं हमें आगे जाके फिजिक्स के, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी करते हैं। बट व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड ऑन टू दिस इज के फिजिक्स A levels में ना यू सी द एप्लीकेशन साइड ऑफ मैथ्स। आप A level CS में ना मैथमेटिक्स की उतनी एप्लीकेशन नहीं देखते, ऐसे ही है। तो एसेंशियली होगा ये कि इफ यू परफॉर्म वेल इन फिजिक्स दैट मींस यू कैन अप्लाई मैथमेटिक्स, वो जो बात आप कह रहे थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बट अब एक मसला है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हमें मैथ्स अच्छी नहीं लगती, CS बहुत पसंद है, CS में ग्रेड भी आ रहा है, O levels में A है, A levels में मैथ्स में A, मैथ्स में B आ रहा है, C आ रहा है, लेकिन CS में A आ रहा है। तो आपकी उनके लिए एडवाइस क्या होगी? अच्छा, अब ये ना एक बड़ा गंदा डिलेमा है कि अगर आपको CS आती है और मैथ्स नहीं आती है, तो आई थिंक जो मेरा पर्सनल इसके ऊपर टेक है, या तो यू
चेंज योर लाइफ और आप किसी ना किसी तरह अपना मैथ्स को स्किलफुल कर लो, ठीक है, क्योंकि वो तो डू और डाई सिचुएशन है। अगर आपने मैथ्स को अपने को स्किलफुल नहीं किया हुआ तो आप मार खाते रहोगे, डिग्री आप नहीं ले सकते, क्योंकि डिग्री सारी की सारी स्ट्रक्चर ही उन्होंने मैथ्स के कोर्सेज के अराउंड की हुई है। अभी आप 3rd ईयर में और अभी भी आपको भी मैथ्स के कोर्सेज लेने पड़ रहे होंगे, सही है ना? तो आप मतलब 5th सेमेस्टर तक आ गए हो और मोर देन हाफ ऑफ योर डिग्री इज डन, येट इट इज डिपेंडेंट अपॉन योर मैथ्स कोर्सेज, ठीक है ना? तो ये एक बड़ा मसला है। अच्छा, अब इसके ऊपर मेरा क्या एडवाइस है कि बच्चे को क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि भाई इस तरह के बच्चे को, इफ यू आर स्किलफुल एट CS लेकिन आपका मैथ्स वीक है, तो आपको CS एज अ डिग्री परसू नहीं करना चाहिए, फिर CS एज अ स्किल सेट परसू कर लेना चाहिए। आप थोड़े से स्किल्स और सीख लो, आप फाइवर पे बैठ जाओ, यू कैन स्टार्ट सेलिंग योर स्किल्स, और आप एक पर्टिकुलर नीश में जाके वो नीश सीख के तो उसको अपने आप को सेल आउट करते रहो, और वहां से आप अपना शौक भी पूरा कर लो, प्लस यू कैन अर्न सम मनी आउट ऑफ इट एज वेल। बट अगर आप उसको एक एकेडमिक डिग्री के तौर पर परसू करना चाहते हो तो वहां पे देयर इज अ बाइंडिंग कि आपको फिर मैथ्स आना चाहिए, अदरवाइज आप एक क्लियर डिसएडवांटेज पे होगे। आपके मतलब CS के कोर्सेज बहुत अच्छे हो रहे होंगे और आपके मैथ्स के कोर्सेज उड़ते जा रहे होंगे, तो आप इवेंचुअली एक सफर कर रहे, आप एक मीडियोकर सी डिग्री परसू कर रहे होगे। तो आई थिंक इस केस में अब बच्चे को ये चाहिए कि बच्चा फिर अपनी हॉबी को अलग कर ले और फिर डिग्री को अलग कर ले। ठीक। अच्छा सर, अब सिंस वी टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट्स तो थोड़ी सी A levels के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं। शुड पीपल टेक 3 सब्जेक्ट्स 4 सब्जेक्ट्स? लोगों को शौक होता है 5 सब्जेक्ट्स करने, और उससे ज़्यादा फिर इसके साथ ही वो भी बात कर लेते हैं कि व्हाट फील्ड्स विल ईच सब्जेक्ट ओपन फॉर मी, राइट? सो अब जैसे मैं CS करना चाहता हूँ, हमने एडवाइस तो दे दी कि यू थिंक कि मैथ्स एंड फिजिक्स वुड बी अ गुड चेक पॉइंट फॉर यू टू इवैल्यूएट इफ यू कैन डू CS और नॉट, बट यूनिवर्सिटीज़ क्या मांगती हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी। अच्छा, सब्जेक्ट्स के लिए ना फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपको ना ये पता होना चाहिए कि वर्कलोड का मैयर है क्या। सो वर्कलोड का जो एक रफ रूल ऑफ थंब है वो ये कि आप कोई भी A levels का सब्जेक्ट पिक कर रहे हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वो A levels का सब्जेक्ट अराउंड 6 O levels के सब्जेक्ट्स के इक्विवेलेंट वर्कलोड देगा आपको, ठीक है? और ये आपने भी A levels किया हुआ है, आपको भी पता है, ठीक है? तो एक अनलेस कि वो बहुत कोई हल्का सब्जेक्ट आपने पिक कर लिया, ठीक है, लैंग्वेजेस पिक कर लिया, उनका भी बर्डन होता है स्टिल, ठीक है, लेकिन एक कोई भी आपने टेक्निकल सब्जेक्ट उठाया हुआ है वो आपको 5-6 O levels के सब्जेक्ट का बर्डन देगा। सो व्हेन वी टेक 3 सब्जेक्ट्स वी आर ऑलरेडी बर्डनिंग आवरसेल्व्स अ लॉट, ठीक है? और 4th सब्जेक्ट जब हम उठाते हैं तो वो ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है। उससे बियॉन्ड अगर आपने जाना है तो ऑफ कोर्स आप जा सकते हो, उसके लिए लेकिन एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल चाहिए होता है। आपको उस तरह का बच्चा होना चाहिए जो 5 या 6 सब्जेक्ट्स उठा सकता है, आपके पास उतना टाइम होना चाहिए, आप उतने डिसिप्लिन होने चाहिए, आपकी लाइफ उतनी सॉर्टेड आउट होनी चाहिए। आप 5 सब्जेक्ट्स उठाने के बाद अपनी जिंदगी सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है? आपको पहले से वो होना चाहिए। सो आई थिंक आपकी जिंदगी बहुत प्लान होनी चाहिए उस केस में। सो आई थिंक 3 to 4 सब्जेक्ट्स इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ वर्कलोड। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस जहाँ तक हैं तो सबसे पहले साइंसेस के ऊपर बात कर लेते हैं। सो जितनी भी साइंसेस रिलेटेड फील्ड्स हैं वो टेक्निकली तो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आप रख लो तो हर तरह की इंजीनियरिंग ओपन हो जाती है, हर तरह का CS स्कूल आपके लिए ओपन हो जाता है और बिजनेस स्कूल्स भी ओपन हो जाते हैं। आप केमिस्ट्री छोड़ के CS रखना चाह रहे हो तो इसका डीमेरिट सिर्फ एक छोटा सा यही है कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज इंजीनियरिंग की अगर कहीं पे केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, अभी भी मैंने सुना था कि केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट खत्म कर रहे हैं वो काफ़ी जगहों से, तो अगर कहीं है तो वो थोड़ा सा एक मेरिट रह जाएगा, अदरवाइज कोई उससे ज्यादा मसला नहीं है। डिफिकल्टी स्टेटस में ऑफ कोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हायर है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फर्दर मैथ्स इज द टॉप टियर कॉम्बिनेशन, जिसके बाद आप कह सकते हो कि अच्छा ठीक है यूनिवर्सिटी का भी थोड़ा सा वर्कलोड उठा ले तो फर्दर मैथ्स यूनिवर्सिटी के मैथ्स का वर्कलोड उठा लेता है काफी ज्यादा। आपका कैलकुलस कवर हो जाता है, आपका लीनियर अलजेब्रा का कुछ पार्ट कवर हो जाता है, तो कैलकुलस 2 भी काफी हद तक कैल 2 तक कवर हो जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन देन अगेन ये बात कहने में बहुत अच्छी लगती है, फर्दर मैथ्स A levels की स्टेज पे करना इन इटसेल्फ एक बहुत मुश्किल काम है, सही है ना? तो उसको कह के सुनने में बहुत अच्छा लगता है, असल में उस कोर्स का वर्कलोड फिर आपको पहले उठाना पड़ रहा है, सही है ना? तो ये तो हो गया साइंसेस का वर्कलोड हो गया, ठीक है। अब जो बिजनेस वाले बच्चे हैं जिन्होंने परस्यू हुई मतलब इकॉन डिग्रीज करनी है, लेट्स से अगर किसी का लम्स इरादा है तो उन्होंने अकाउंट एंड फाइनेंस या इस तरह की मैनेजमेंट साइंस जिसे BBA भी बोलते हैं, बिल्कुल हाँ, इस तरह की कोई डिग्री का। अच्छा, सो उसके लिए तो बिल्कुल एक बड़ा अच्छा सा प्यारा सा कॉम्बिनेशन है। आप बिजनेस स्टडीज रखो, दैट विल गिव यू गुड एक्सपोजर टुवर्ड्स लाइक बिजनेस स्टडीज का। बिजनेस मैनेजमेंट डिग्रीज जो है वो सारी की सारी थोड़ा सा उसका ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। आप साथ इकोनॉमिक्स रखो, इकोनॉमिक्स क्या करती है एक कोर फील्ड आपके लिए ओपन कर लेती है, आप आगे इकोनॉमिक्स को परस्यू कर सकते हो। अकाउंटिंग बड़ा
बड़ा मेजर सब्जेक्ट है, लेकिन अकाउंटिंग का प्रॉब्लम ये है कि अकाउंटिंग फिर आपको प्रॉपर एक बड़े सब्जेक्ट की तरह उसको आपको ट्रीट करना पड़ता है। मैथ्स में सिर्फ कहता हूँ बच्चे को इस हालत में रखना चाहिए कि वाकई उसकी डिग्री के अंदर कोई इनपुट कर रहा है। अगर उसने फाइनेंस की डिग्री करनी है, इवन फाइनेंस की डिग्री के लिए भी मैथ्स असल में बहुत ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन चलो आप कह सकते हो चलो थोड़ा सपोर्ट कर लेगा। तो मेरा ख्याल है इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंटिंग इज़ अ वेरी डिसेंट कॉम्बिनेशन अगर एक बच्चे ने अपने लिए बिजनेस स्कूल ओपन रखना है। अगर आप फॉर श्योर हो कि आपने अकाउंटिंग और फाइनेंस में नहीं जाना, तो अकाउंटिंग आपको वैसे ही नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इट्स अ हैवियर सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी फोकस सब्जेक्ट, और वो कई दफ़ा बच्चे को डिसएडवांटेज पे ले आता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। सर, और ये डिग्रीज हैं, सॉरी ये कोर्सेज हैं, ये आपके लिए इंजीनियरिंग/CS के अलावा हर चीज़ खोल देते हैं, am I right? Correct me if I'm wrong. हाँ, ऑलमोस्ट हर चीज़ खोल देते हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल और CS। यस। इसके अलावा बेसिकली दो ही बच जाते हैं ना, ह्यूमैनिटीज के स्कूल बच जाते हैं, सोशल साइंसेज के और बिजनेस स्कूल्स बच जाते हैं। तो बिजनेस स्कूल्स और ह्यूमैनिटीज तो दोनों आपके लिए ओपन रह जाते हैं। और ये इंटरचेंजेबल है ना, इफ लेट्स से इफ आई हैव लॉ, सोशल एंड उर्दू, कैन आई स्टिल गो इनटू बिजनेस स्कूल? हाँ, यू कैन स्टिल गो इनटू बिजनेस स्कूल। वुड आई देन बी एट अ डिसएडवांटेज दो? आप बहुत शुरू में थोड़ी सी देर के लिए होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल व्हेन आई वेंट टू लम्स, तो मैंने इकोनॉमिक्स कभी भी नहीं पढ़ी हुई थी ज़िंदगी में, तो मुझे उन्होंने इकॉन मेजर एलोकेट हुआ था तब, तो मैंने उस टाइम पे ज़िंदगी में पहली दफ़ा इकॉन पढ़ी। तो लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए उन्होंने मुझे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इकॉन 100 का कोर्स लेके दिया, तो उसमें वो कवर करवा लेते हैं। यस, थोड़ा अरसे के लिए आप डिसएडवांटेज पे रहते हो, बट देन अगेन आप यूनिवर्सिटी गए हो, आप कुछ ना कुछ तो नया सीखोगे। आप जो कुछ भी नया सीखने जाओगे, वहाँ कुछ लोग होंगे जिन्होंने वो ऑलरेडी वो फील्ड देखी होगी, तो आप थोड़ा सा डिसएडवांटेज फील करोगे, बट आई डोंट थिंक इट्स बिगर प्रॉब्लम, ठीक है, आप आराम से जा सकते हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सर, अभी आपने बात की थी मेडिकल की, तो आपके पास भी कई मेडिकल के बच्चे आते हैं, और आप एक मैथ्स के टीचर हो, तो अब उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मोस्टली ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, सर पता नहीं मेडिकल करना है या नहीं करना, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि सैडली पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो इस तरह का है कि A लेवल्स के बच्चों को फेवर नहीं करता। तो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो ये पूछे कि सर आई एम कंफ्यूज, तो इज इट वाइज कि मैं बायो और मैथ्स इकट्ठा रखूं? तो आप उन लोगों के लिए थोड़ी सी एडवाइस हो। अच्छा, अब बायो और मैथ्स, व्हेन वी से ना हमने बायो और मैथ्स रखना है, तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड उसके पीछे ना बेस साइकोलॉजी क्या है। मेंटली हम सोच के रहे होते हैं हम अपने लिए दोनों ऑप्शंस क्रिएट करेंगे, सो दैट इज द बेस प्रेमिस कि हम ये सोच क्यों रहे हैं कि हम बायो मैथ्स हम रखना चाहते हैं ताकि हम मेडिकल और मैथ्स इंजीनियरिंग दोनों ऑप्शंस ओपन कर लें। नाउ सैडली पाकिस्तान की जो डेट्स हैं स्कूलिंग सिस्टम की, वो इस तरह से मिसअलाइंड हैं कि हमारे लिए दोनों ऑप्शंस असल में कभी ओपन ही नहीं होती हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा अभी A1 में है और अब उसने 2025 में A लेवल्स देना है, तो 2025 में जब वो A लेवल्स देगा तो उस जून में उसके एंट्री टेस्ट होने शुरू हो जाएंगे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के, जून, जुलाई, अगस्त, और अगस्त के एंड पे हर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एसेंशियली आपको अगस्त में खड़े होके आपके पास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज से ऑप्शंस होंगी और आपने उनमें से डिसाइड करना होगा कि आपने कहाँ पे जाना है। अब उसी टाइम पे MD कैट जो है वो अक्सर अक्टूबर एंड इन सम केसेस नवंबर तक हुआ ही नहीं होता। तो अब वहां पे आपने खड़े होकर डिसीजन ये लेना है कि क्या आपने उस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जहां से आपका एडमिशन आ गया हुआ है आपने जाना है या नहीं जाना। अगर आपने जाना है तो माय क्वेश्चन इज कि फिर आपने बायो इतनी देर क्यों रखा था, तो आपको आज ही डिसीजन ले लेना चाहिए था। और अगर आपने MD कैट का वेट ही करना था तो फिर आपने मैथ्स क्यों रखा, फिर आपको उसका वेट नहीं करना चाहिए। दैट बीइंग सेड, एक एक्सेप्शन है इस केस के अंदर, कुछ बच्चे हैं जो बायो और मैथ्स दोनों रखते हैं और वो केस ये होता है कि उनको क्लियरली पता है कि वो कोई इस तरह की डिग्री परस्यू करना चाहते हैं जो बायोटेक टाइप की हो, जिसके अंदर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी हो, इस तरह की जहाँ पे बायो और मैथ्स दोनों यूज हो रहे हो। तो इन दैट केस आई ऑलवेज एग्री कि हाँ ठीक है, बायो और मैथ्स रख लेना चाहिए। अदरवाइज अगर आप मेडिकल और इंजीनियरिंग में दरमियान में ऑप्शन ओपन करना चाह रहे हो तो सैडली पाकिस्तान में ओपन नहीं होती है, आपको आज ही वो डिसीजन ले लेना चाहिए। लेटर ऑन आई don't think it's wise. And sir, correct me if I'm wrong, at least पाकिस्तान की हद तक even if you want to pursue things such as bioinformatics, you don't necessarily need maths, right? मेरा ख्याल है, हाँ। लेकिन अगेन वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। इट्स बेटर कि आप यूनिवर्सिटी से एक दफा पता कर लो, हाँ, यू नो, ड्रॉप देम एन ईमेल। जनरल एडवाइस रहेगी, हाँ, ये हमेशा हाँ, क्योंकि एट टाइम्स हो सकता है कि आप लोग ये वीडियो बाद में कहीं जाके फ्यूचर में देख रहे हो, वहां पे कुछ चेंज हो गया हो, तो एक जनरल एडवाइस हमेशा ये है कि कोई भी बात हमेशा अपनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से लाजमी पूछो कि उनका उसके बारे में क्या पॉलिसी है। बिल्कुल ठीक।
अच्छा सर जैन, अब जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं शुड दे स्टिक विद ए लेवल्स दो, जिसको पता है कि अच्छा मैंने मेडिकल ही करना है, ठीक है, अब उसने आपसे ओ लेवल्स में पढ़ी हुई है मैथ्स से, यू नो दैट स्टूडेंट, उन लोगों का भी सवाल है कि क्या हम ए लेवल्स ही करें, हम एफएससी वाला कड़वा घूंट अभी भी लें? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसके ना दो आंसर्स दोनों साइड्स पे जाते हैं. सो इन द पास्ट व्हाट वी हैव सीन कि असल में तो जो सिस्टम है वो तो फेवर कर रहा है अगर आप एफएससी करोगे तो, ठीक है. तो हमारा ए लेवल्स का जो अच्छा बच्चा होता है, ओ लेवल्स का जो अच्छा बच्चा होता है, वो ऑफ कोर्स फेवर्ड है कि अगर हम उसको कहें कि भाई आप एफएससी में जाओ, वहां से स्कोर लो ताकि आपके इक्विवेलेंस में जो मार्क डिडक्शन होनी है आप उसको अवॉइड कर सको और आप मेरिट के अंदर ऊपर आ सको एमडी कैट देने के बाद. सो आइडिया तो मेन ये है. लेकिन हमने पास्ट में देखा है कि हमारे कई दफ़ा बहुत ब्रिलियंट बच्चे, मेरी एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, उसने शिफ्ट किया एफएससी में एंड शी कुड नॉट सेटल देयर, क्योंकि हमने बच्चे का एक थॉट प्रोसेस उस तरह का बनाया होता है कि वो फॉरेन वहाँ पे सेटल नहीं करता एट टाइम्स. तो वो बहुत ब्रिलियंट थी, शी हैड 9 A स्टार्स, और वो जब गई है एफएससी में तो वो 2 महीने के बाद उसको वापस आना पड़ गया, ठीक है. तो उसने वापस शिफ्ट करवाया ए लेवल्स के अंदर और वापस आकर उसने ए लेवल्स किया, उसने ए लेवल्स 3 A स्टार्स के साथ किया और फिर उसने बाद में अपनी प्लेसमेंट ली. तो इससे बचने के लिए कि आपको ये ट्रांजिशन पड़े, उसकी मेरी एडवाइस हमेशा ये होती है, द मोमेंट आपका ओ लेवल्स खत्म हुआ है, आपको उस समर वेकेशंस में फॉरेन एफएससी की एकेडमी 2 महीने की ले लेनी चाहिए. आपको वहां का एनवायरनमेंट, वहां का स्टडी स्ट्रक्चर स्कूल्स खुलने से पहले पता चल जाता है. आपको एक ना ट्रेलर आ जाता है कि एक्चुअली होने क्या लगा है आपके साथ, सही है ना. तो आपको पहले गेज कर लेना चाहिए बजाय इसके कि 2 महीने आप जाओ और फिर वापस आओ. इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपको सूट करता है तो ऑफ कोर्स इट्स बेनिफिशियल कि आप एफएससी में शिफ्ट कर जाओ और फिर आओ. स्ट्रीम के अंदर देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग इनटू अ मेडिकल कॉलेज देन इफ यू अप्रोच इट फ्रॉम आवर ए लेवल स्ट्रीम. ठीक. सर एक और बात जो आप अक्सर करते होते हैं बायो और मैथ्स वाली बात से, कि जो लोग दोनों स्ट्रीम्स ओपन रख रहे हैं, ऑफ्टन से दिस के मेडिकल तो काम ही शदीद जुनूनी हो गया. ट्रू. हाँ, मेडिकल का तो मैं हमेशा एक लिटमस टेस्ट भी बोलता होता हूँ कि इफ यू आर कंफ्यूज बिटवीन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग ना, तो मेडिकल का तो सीधा सीधा लिटमस टेस्ट ये है कि क्या आपके लिए मेडिकल करना जिंदगी मौत का मसला है कि नहीं है. अगर आपके लिए है तो देन यस मेडिकल इज फॉर यू, ठीक है ना. क्योंकि मेडिकल इज अ वेरी रिगरस प्रोफेशनल स्ट्रीम जिसके अंदर बहुत डेडिकेशन चाहिए एंड देयर आर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ वर्क विदाउट एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न. अर्ली रिटर्न है ही नहीं बिल्कुल भी. आपकी जॉब भी नहीं लगनी 5 साल तक, और जॉब लगनी भी है तो एक मतलब बहुत हाई एंड जॉब फॉरन नहीं लगनी है. बिजनेस स्कूल से निकल के कई दफा होता है कॉर्पोरेट में बच्चे लग जाते हैं और एकदम से हाई जॉब मिल जाती है. मेडिकल में देयर इज नो चांस फॉर दैट. इट्स अ स्लो प्रोग्रेस एंड इट्स अ गुड लर्निंग कर्व फॉर 10 years आई गेस. जब तक आप स्पेशलाइज नहीं करते हो, आप लैडर को ऊपर नहीं जाते हो. तो मेडिकल ना बड़े जुनूनी लोगों का काम है, जिन लोगों के लिए वो पैशन है वो फील्ड. तो इफ यू आर कंफ्यूज बिटवीन मेडिकल एंड आप अगर इफी सी सिचुएशन में हो, आई डोंट थिंक मेडिकल इज फॉर यू. आप आगे जाके भी तंग होगे. ठीक हो गया. अच्छा सर जैन, अब ना एक फील्ड रह गई है जो ना हम स्पेशली ओ लेवल्स की डिस्कशन में अक्सर फॉर सम रीज़न इतनी हाईलाइट नहीं होती. वो होते हैं वो बच्चे जो कहते हैं कि हमने एफएससी ओ लेवल्स ए लेवल्स के बाद डायरेक्टली एसीसीए या सीए करना है. ठीक है. तब इसमें 2 tiers ऑफ एडवाइस है. एक तो ये है कि डू आई गो टू यूनिवर्सिटी और डू आई डायरेक्टली एनरोल इन दीज प्रोग्राम्स, एंड सेकेंडली मतलब इन प्रोग्राम्स के लिए क्या माइंडसेट, किस तरह का बच्चा जाना चाहिए. बिकॉज हमारे काउंसलर्स वगैरह भी जो होते हैं ना ओ लेवल्स के, वो इन प्रोग्राम्स को इतनी अटेंशन नहीं देते बिकॉज वही बात है ना, ग्लैमर नहीं है बिल्कुल. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, एक्चुअली अकाउंटेंसी में ग्लैमर जो था ना वो 10 years पहले था, 15 years पहले था, और वो क्योंकि फील्ड हुई सैचुरेट, उसकी वजह से वो थोड़ा सा डाउनवर्ड्स आ गया. लेकिन इट्स स्टिल आई थिंक अ फील्ड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. अभी भी बहुत लोग जाते हैं एंड लाइक उसको अप्रोच करना कैसे है, इट्स वेरी सिमिलर टू अभी जो मैं मेडिकल के लिए बात कर रहा था. जैसे मेडिकल एक बहुत रिगरस प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है और एकदम से आप डायरेक्ट प्रोफेशन में लॉन्च हो रहे हो, इसी तरह अकाउंटेंसी में एंड अगेन इजर की भी जर्नी जो है वो लॉन्गर है. अब 2 अलग अलग फील्ड्स हैं, उनको अलग कर लेते हैं. पहला स्ट्रीम है एसीसीए, ठीक है. अब पाकिस्तान में एसीसीए की वैल्यू कम कर दी गई हुई है, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग एसीसीए परस्यू करते हैं, एसीसीए अपना कंप्लीट करते हैं और उसके बाद वो मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं या बाहर अप्लाई कर लेते हैं और किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेते हैं. एसीसीए का रूट जो है वो बहुत छोटा है. एसीसीए 2.5 या 3 years में कंप्लीट हो जाता है और उसी के दौरान आपको एक बैचलर्स की डिग्री भी मिल जाती है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, और आपको एक मास्टर्स इक्विवेलेंसी भी मिल
जाती है कोई 3 साल के अंदर. सो इट्स अ वेरी शॉर्ट राउट फॉर किड्स जो अपने आप को एक्सेलरेट करके फॉरेन प्रोफेशन में आना चाहते हैं. ठीक है, तो 3 years के अंदर, 3.5 years के अंदर आप एक मास्टर्स इक्विवेलेंसी पे आ जाते हो. तो इट्स अ वेरी ग्लैमरस राउट इन दैट केस. ठीक है, लेकिन उसका मसला ये है कि अगेन आपको बहुत डिसिप्लिन होना पड़ता है. अकाउंटिंग की फील्ड का इशू यही है कि अगर आप बहुत डिसिप्लिन नहीं हो तो ये बीच में आपने बहुत सुना होगा कि फलाने का सीए भी रहता है, फलाने का सीए भी रहता है. सही है, वो इसीलिए रहता है क्योंकि एसीसीए और सीए है ही इसी काम के लिए कि वो बीच में अटक जाएगा अगर आप अपना डिसिप्लिन लूज करोगे. तो जिस स्टेज पे आप डिसिप्लिन लूज करोगे, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके ऊपर कोई जो एक्सटर्नल बॉडी है वो आपको रोक नहीं रही. उन्होंने 10 years का रखा हुआ है कि आपने 10 years के अंदर अंदर क्लियर करना है. ठीक है, तो एक्सटर्नल बॉडी आपको कुछ कह नहीं रही है, आपने खुद ही अपने पेपर्स प्लान करने हैं, खुद ही पेपर्स देने हैं. अगर फेल हो गया तो आपने दोबारा रीप्लान भी खुद करना है, अपनी अकेडमीज भी खुद ज्वाइन करनी है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व. ठीक है, तो एसीसीए के केस में इट्स अ स्मॉलर राउट. तो ये अक्सर यूनिवर्सिटी को छोड़ के भी किया जा सकता है कि आप सीधे प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हो. इसका डाउनसाइड जो है, इसका डीमेरिट सिर्फ ये है कि आप यूनिवर्सिटी की सारी ग्रूमिंग मिस कर जाते हो. और वो हमने अक्सर देखा है कि जो एसीसी क्वालिफाइड्स होते हैं वो एट टाइम्स, अनलेस कि वो मतलब ओकेजनली ऐसे होता है कि आप खुद ही ग्रूम्ड होते हो बैकग्राउंड से, आपके पास बड़े बहन भाई हैं, मेंटोर्स हैं कोई घर के ऊपर जिन्होंने आपको कर लिया. लेकिन अदरवाइज जो इंस्टीट्यूशन की ग्रूमिंग होती है वो लैक कर रही होती है, उनके अंदर सॉफ्ट स्किल्स लैक कर रहे होते हैं. अब सीए पे आ जाते हैं. अब सीए का प्रॉब्लम ये है कि सीए इज अ लॉन्गर डिग्री. सीए जनरली टेक्स 6 to 7 years टू कंप्लीट. और उसकी के अंदर उनकी आर्टिकलशिप भी होती है, उसी के अंदर उनके पेपर वर्क भी चल रहा होता है सारा, और पेपर्स भी ज़्यादा हैं, 22-23 के अराउंड पेपर्स हैं उनके. तो इट्स अ लॉन्गर डिग्री, इट्स अ बिगर कमिटमेंट. अब उसका प्रॉब्लम ये है सिर्फ कि अगर वो बीच में अटक जाए तो यू आर स्टक समवेयर दरमियान में, कुछ 4 या 5 साल के बाद जाके अगर आपको पता चलता है कि आप स्टक हो गए हो, तो यू आर स्टक समवेयर जिसमें आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई डिग्री भी नहीं है, आपके 5 साल भी इन्वेस्ट हो गए हैं. तो इन दैट केस आई ऑलवेज एडवाइज कि या तो आप पहले एसीसीए कर लें और बाद में सीए में आए, ताकि आपके पास कुछ हो 2-3 साल में किया हुआ. ठीक है, थोड़ा सा टाइम कॉस्ट करेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट एश्योरेंसेस भी बहुत ज्यादा होंगी. कुछ एग्जेम्पशंस भी. अच्छा हाँ, अब एग्जाम्पशंस पे आ जाते हैं. तो एग्जाम्पशन सिर्फ वो ऑफर करते हैं आईबीए और लम्स के ग्रेड्स को. तो लम्स से या आईबीए से अगर आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में डिग्री कर लेते हैं तो वो अपने, मेरा ख्याल है फर्स्ट 13 पेपर्स हैं उनके. लम्स में तो सीए इंटर तक की है, वही कैफ तक ना, वही 13 पेपर्स हैं. सीए इंटर आप क्वालिफाई हो जाते हो, आप सीधे जाते हो आर्टिकल्स में, और आर्टिकल्स के साथ साथ आप अपना बाकी का जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट कर सकते हो. सो दैट इज हाईली रिकमेंडेड. आपको वही राउट लेना चाहिए सीधा सीए करने के बजाय. ठीक है, बट इफ आई एम गोइंग टू डू सीए देन व्हाई वुड आई स्पेंड लाइक ऑलमोस्ट 10 million rupees ऑन लम्स का एसीएफ? और अगर मैं लम्स का एसीएफ कर रहा हूँ तो फिर उसके बाद लम्स के एसीएफ की बेसिस पे भी तो नौकरी मिल जाएगी मुझे. हाँ, आपको लम्स के एसीएफ की बेसिस पे बिल्कुल नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की नौकरी नहीं मिलेगी. आप मैनेजरियल अकाउंटेंसी में कहीं कहीं किसी ना किसी रैंक के अंदर होंगे, आप एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होंगे खुद. आप अपनी अकाउंटेंसी फर्म नहीं बना सकोगे. वो आप सिर्फ जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट और बाद में मेंबर बनोगे तो आप उसके बाद ही बना सकोगे. स्पेसिफिकली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, बाहर भी ऐसे ही है ना. और हमारे आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट तो सिर्फ तभी हो जब आपको कोई प्रोफेशनल एग्जाम्स आपने दिए हुए हैं और वो उस बॉडी ने आपको ऑथराइज किया हुआ है. ठीक है, जैसे यूके के केस में आईसीएडब्ल्यू करती है. ठीक है, ठीक है. अच्छा, ये बहुत अच्छे पॉइंट पे आ गए. अब ना ये सारी बातें ना कन्वर्ज होती हैं एक पॉइंट पे, जो आई थिंक सबसे कॉमन सवाल है जो यूनिवर्सिटी में आके भी लोग पूछ रहे होते हैं और आप ओ लेवल से सोचना शुरू कर देते हो. इस डिग्री का स्कोप क्या है? हाँ, अब ये एक बड़ा ना मजे का वर्ड है स्कोप. इसको ना डिबंक करने का ना बड़ा वक्त आया हुआ है. मैं बहुत अरसे से ये बार बार ये बात करता हूँ कि हमारी जो स्कोप वाली थ्योरी थी ना, एक्चुअली ये एग्जैक्टली 15 to 20 years पुरानी है. तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये इन इट सेल्फ आउटडेट हो गया हुआ है. बेसिकली बिफोर फास्ट इंटरनेट एक डिफरेंट एरा में होता ये था कि कुछ एजुकेशनल फील्ड्स ऐसी होती थी जो टैप नहीं हुई होती थी, उसमें कम लोग गए होते थे. तो जब उसमें लोग जाते थे तो वहाँ होल्स ज़्यादा होते थे, वो इजीली फिल होना शुरू हो जाते थे. तो वर्ड ऑफ माउथ ये क्रिएट होता था कि यार फलानी फील्ड में बहुत स्कोप है, आप जैसे ही डिग्री करोगे आपकी फॉरेन प्लेसमेंट हो जाएगी एंड यू विल गेट अ जॉब इवेंचुअली, एकदम से. तो इसको बोलते थे कि फलानी फील्ड में बहुत स्कोप है. फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भर जाती थी, सैचुरेट हो जाती थी, तो हम किसी और को नाम दे देते थे कि अब यहाँ पे बहुत स्कोप है.
आफ्टर फास्ट इंटरनेट, स्पेशली आफ्टर कोविड, अब की अगर मैं बहुत लेटेस्ट की भी बात करूं, अब नाउ द प्रॉब्लम इज कि बहुत बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी रिमोट रिसोर्सेज हायर करना शुरू हो गई हुई हैं। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स रिमोट रिसोर्सेज हायर होना शुरू हो गए हुए हैं। प्रोफेशनल बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जो रिमोट, हाँ सीएस में, सीएस सारे का सारा रिमोट के ऊपर चला गया हुआ है ना, तो अब रिमोट रिसोर्सेज हायर होना शुरू हो गए हुए हैं। तो अब ये जो सवाल है ना कि स्कोप किस चीज़ का है, स्कोप अब किसी फील्ड का नहीं है। क्यों? क्योंकि अब अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज है और अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। तो अब थ्योरी डिफरेंट है। मैं अब उसको ना विजुलाइज करवाता होता हूँ हमेशा कि आप ऐसे इमेजिन करो कि आप एक सी शोर के ऊपर खड़े हुए हो, एक बीच पे खड़े हो और आप बहुत सारे लोग खड़े हुए हो, लाइक एक हुजूम इमेजिन कर लो खड़े हुए हो, और आपने वहां से सामने समंदर से पानी इकट्ठा करना है, ठीक है, और ये पानी आपको चाहिए, आप सबके पास एक बकेट, आपने पानी इकट्ठा करना है। अब अबंडेंट रिसोर्स है, समंदर बहुत ज्यादा, आप सबकी नीड पूरी होगी, और अबंडेंट लोग हैं यहाँ से, ठीक है, और बहुत ज्यादा लोग हैं और बहुत ज्यादा आगे रिसोर्स भी पड़ा हुआ है। तो अब सवाल ये है कि किसको पहले मिलेगा? तो जो लोग फ्रंट लाइन में होंगे उनको पहले मिलेगा। तो अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया हुआ है कि किस फील्ड का स्कोप ज्यादा है। अब बात है कि कौन टॉप 10% में कंपेटिटिव में वो कर रहा है रिप्रेजेंट। तो जो जिस फील्ड के टॉप 10% में होगा ना, अब आप कोई भी फील्ड पकड़ लो, उसके टॉप 10% लोग हाई अर्न कर रहे हैं, हाई कोफिशिएंट्स ऑफ हैप्पीनेस है उनके, वो फुली सेटिस्फाइड हैं। इसमें मैं बस सिर्फ एक छोटी सी बात ऐड करता हूँ। आपको अगर फुल सक्सेस को जिस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि वी वांट, हमारे कुछ ना कुछ मैट्रिक्स हैं, ठीक है, हम मनी एक पहला मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक होता है, दूसरा मैट्रिक होता है हैप्पीनेस होता है कि आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। तो ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं आपके किस तरह कवर होते हैं? आपका फाइनेंशियल और आपका हैप्पीनेस का क्वोशंट दोनों कवर होता है इस बात के अंदर। नंबर 1 आपको टॉप 10% में होना चाहिए किसी भी फील्ड के, और वो फील्ड आपका पैशन रिप्रेजेंट करती हो, ठीक है। अगर वो आपका पैशन रिप्रेजेंट नहीं करती तो वो हो सकता है आपको स्टिल पैसा कमा के दे रही हो, बट यू कैन स्टिल बी अ डिप्रेस्ड पर्सन। वी नो पीपल जिनके पास पैसा है लेकिन वो डिप्रेस्ड होते हैं। तो जो फाइनल से है कि किस फील्ड का स्कोप ज्यादा है, किस फील्ड का स्कोप ज्यादा नहीं है, उसका आंसर ये है कि किसी फील्ड का स्कोप ज्यादा नहीं है और किसी का कम नहीं है। आपको टॉप 10% रहना है। आपने फील्ड वो चूज करनी जहां पे आपको कंपेटिटिव एडवांटेज हो और वो फील्ड आपको पसंद हो। अगर आप ये फील्ड चूज कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल होगे। इसका एक काउंटर क्वेश्चन ये होता है कि हमें तो पता ही नहीं है इस एज में कि हमें क्या कौन सी फील्ड पसंद है। तो उसका बिल्कुल आसान सा तरीका है। बहुत सारे लोगों को जल्दी पता चल जाता है, बहुत सारे लोगों को बाद में पता चलता है, बट द प्रोसेस इज कॉल्ड एलिमिनेशन। आपने एलिमिनेट करना है, आपने ये फिगर आउट कर, आपने हर स्टेज ऑफ लाइफ पे ये फिगर आउट करते रहना है कि आपको क्या नहीं पसंद है, उसको आप एलिमिनेट करते जाओ आहिस्ता आहिस्ता, टेस्ट कर करके। कीप ट्राइंग अ लॉट ऑफ फील्ड्स। अपनी एलिमिनेशन के प्रोसेस के थ्रू यू विल गेट टू अ प्लेस जहां पे आपको पता होगा कि ओ ये चीज जो है ना, दिस इज वेयर आई गेट रियली इन्वॉल्व्ड इन एंड आई लाइक द प्रोसेस एंड आई वांट टू वेक अप एवरी डे एंड डू दिस अगेन एंड अगेन। ठीक है। थैंक यू सो मच सर जैन। आज हमने कोशिश की कि हम थोड़ी सी ब्रॉडर रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर करें ताकि सो दैट पीपल गेट अ स्टार्टिंग पॉइंट। अभी इस कॉन्वर्सेशन से एक बहुत लिंगरिंग क्वेश्चन हम ये छोड़ के जा रहे हैं कि वो लोग जो जिनको पता है कि मैं टॉप 10% में नहीं आ सकता, वो क्या करें। फिर इस कॉन्वर्सेशन को हम इंशाल्लाह थोड़ा सा स्पेसिफिक भी करेंगे। विल टॉक स्पेसिफिकली अबाउट यूनिवर्सिटीज, हाउ टू प्लान यूनिवर्सिटीज एंड हाउ टू प्लान योर फ्यूचर, हाउ टू अप्लाई टू यूनिवर्सिटीज। बट वो सब हम इंशाल्लाह इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने इन्फॉर्मेटिक्स के सेगमेंट्स में करते रहेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। अगेन इफ़ यू नो समवन जिसके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद देम एंड लाइक दिस वीडियो एंड वी विल बी बैक टू आंसर मोर ऑफ योर क्वेश्चंस। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।